हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग टैक्स ऑडिट के क्लॉज समझेंगे। टोटल टैक्स ऑडिट के जो क्लॉज हैं 44 क्लॉज हैं। तो एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप प्रीफिल्ड यूटिलिटी, प्रीफिल्ड डेटा जो है और ऑफलाइन यूटिलिटी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के केस में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आपने यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है और प्रीफिल्ड भी इंपोर्ट कर लिया है, तो उसके बाद आप इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा पे क्लिक करेंगे और फिल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपकी ऑलरेडी फिल्ड है जैसन, तो आप सिर्फ इंपोर्ट जैसन कर सकते हैं और फाइल अटैच कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे। फॉर्म नंबर CB, 3CB जो है वो उन पर्सन के लिए एप्लीकेबल है जिनको सिर्फ इनकम टैक्स के तहत ही टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। अगर इनकम टैक्स के अलावा भी आपको टैक्स ऑडिट या दूसरे ऑडिट एप्लीकेबल है, जैसे कंपनीज है, कंपनीज में कंपनीज एक्ट के तहत भी ऑडिट होता है और इनकम टैक्स के तहत भी अगर ऑडिट हो रहा है तो उनके लिए 3CA है। 3CB सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के तहत अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो उन असेसीज के लिए है। यहाँ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। वी हैव एग्जामिन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। ये तो फ्रीज है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर, तो जो भी असेसी है, अगर वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर सिलेक्ट करना है। अगर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद पीरियड मेंशन करना है, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। नाम बताना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एड्रेस पूरा। एंड उसके बाद आपको हेड ऑफिस बताना है। कोई आपकी ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिपेंसीज है तो आप वो बता सकते हैं। एंड उसके बाद अकाउंटेंट की डिटेल और सेव करना है। इसके बाद मेन जो है फॉर्म नंबर 3CD, ये स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको जो सेक्शन 44AB है जिसके तहत टैक्स ऑडिट हो रहा है, उसके क्लॉजेस आपको फिल करने पड़ते हैं, स्टेटमेंट बताना पड़ता है। तो क्लॉज 1 to 8 सबसे पहले अपन देखते हैं। बहुत सिंपल है। नेम ऑफ द एसएससी प्रीफिल्ड आएगा, एड्रेस प्रीफिल्ड आएगा क्योंकि आपने 3CB में ऑलरेडी फिल कर दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, GST। जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है अगर वो एप्लीकेबल है तो आपको यस करके सारी डिटेल्स बतानी है, GST की, वैट रजिस्ट्रेशन की, एवरीथिंग। नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करिए। स्टेटस इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, HUF है, कंपनी है, LLP है, ट्रस्ट है, तो ये सारी चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। बाकी चीजें प्रीफिल्ड आएगी। फिर अब ये ऑडिट क्यों हो रहा है, 44AB के जितने भी क्लॉजेज हैं उसको आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है जिसके तहत भी ऑडिट हो रहा है। फर्स्ट है, अगर आपका एग्रीगेट जो कैश रिसीट और कैश पेमेंट ऑफ द बिजनेस है वो एक्सीड कर जाता है स्पेसिफिक लिमिट, तो फिर आपके लिए 1 करोड़ की लिमिट रहेगी, अदरवाइज 10 करोड़ की लिमिट रहेगी। अगर आपका प्रोफेशन से रिलेटेड है और स्पेसिफाइड लिमिट एक्सीड हो रही है तो आपको 44AB सब क्लॉज B सिलेक्ट करना है। 44AE के तहत आपका ऑडिट हो रहा है तो आपको क्लॉज C सिलेक्ट करना है। डबल 44BB के तहत है तो आपको क्लॉज C का सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करना है। और 44BBB के तहत है तो थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करना है क्लॉज C में। अब हम आते हैं D क्लॉज में। तो D क्लॉज बोलता है प्रोफेशन। अगर आपने 44ADA क्या जो स्पेसिफाइड परसेंटेज है उससे कम आप शो कर रहे हैं, 50% से कम शो कर रहे हैं, तो आपको D सिलेक्ट करना है। अब 44AB सब क्लॉज E कब सिलेक्ट करना है, जब आपका 44AD सब क्लॉज 4 एप्लीकेबल हो। ये क्या है 44AD सब सेक्शन 4?
वो है कि आपने 44AD के बेनिफिट लिया था लास्ट ईयर, इस साल भी आप एलिजिबल हो बट आप नहीं ले रहे हो, आप ऑप्ट आउट कर रहे हो 44AD सेक्शन से। तो इस वजह से अब आपको इस साल और नेक्स्ट 5 इयर्स तक ऑडिट करवाना कंपलसरी। तो आपको 44AB सिलेक्ट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। और अगर कोई अदर लॉ के तहत आपका हो रहा है तो आपको 44AB का थर्ड प्रोविजो सिलेक्ट करना है। तो ऐसे आपको ध्यान से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। whether the assessee has opted for taxation under section, अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट करा है तो आपको यस सिलेक्ट करना है और आपको बताना है किस सेक्शन के तहत आपने कौन सा सेक्शन सिलेक्ट किया। तो ये तो क्लॉज 1 to 8 बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 9। 9 हमारे फर्म, एसोसिएशन और पर्सन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। पार्टनर की डिटेल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहा है, अगर कोई चेंज हुआ है तो आपको चेंज बताना है। बस यही क्लॉज नंबर 9 है। मतलब आपको फर्म, एओपी, इन सब में जो पार्टनर और मेंबर्स हैं उनकी डिटेल बताना है अलोंग विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लॉज 10 में आपको नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बताना है अलोंग विद दी कोड, कि जो आपका असेसी है जिसका आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो वो क्या बिजनेस करता है या प्रोफेशन में है, उसका सब सेक्टर क्या है, और कोड आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई चेंज किया है उसने प्रीवियस ईयर में तो आपको चेंज भी बताना है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 11। 11 हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है कि जब हम 44AB की बात करते हैं तो बुक्स का ऑडिट हो रहा है। तो बुक्स का ऑडिट हो रहा है तो आप कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं ये भी बताना रहता है हमें 3CD में। तो क्लॉज 11 में आपको अगर 44AA के हिसाब से आप मेंटेन करते हैं, 44AA ने जो बुक्स प्रिस्क्राइब किया वो मेंटेन करते हैं, तो आपको यस करके आपको डिटेल्स बतानी है। टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते तो कौन कौन से हैं जो आप मेंटेन करते हैं। उसके बाद आपको इसका एड्रेस भी बताना है कि ये जो बुक्स है वो कहाँ मिलेंगी। एड्रेस आपको बी वाले पॉइंट में बताना है। और जो ऑडिट कर रहा है, ऑडिट के टाइम पे आपने इन बुक्स में से कौन सी बुक्स देखी है, अगर सारी देखी है तो सेम एज 11B अबव भी आप कर सकते हो। क्लॉज 12 की बात करें तो क्लॉज 12 हमसे ये पूछता है कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं उसमें से कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाली इनकम तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो एक से ज्यादा बिजनेस में डील करते हैं, तो एक बिजनेस का तो टैक्स ऑडिट हो रहा है, दूसरे बिजनेस में उन्हें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लिया है, या प्रोफेशन है तो प्रोफेशन में उन्हें 44ADA का है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है और डिटेल्स बतानी है। डिटेल्स में सेक्शन बताना है कौन से सेक्शन का आपने बेनिफिट लिया है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना उसका परसेंटेज मतलब अमाउंट है प्रॉफिट का, वो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। तो 12th क्लॉज हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड है। क्लॉज 13 एंड 14 की बात करें तो ये हमारे ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है कि जो असेसी है उसने अकाउंटिंग कौन सी ऑप्ट करी है, क्या वो मर्केंटाइल है या कैश सिस्टम है। दो ही प्रकार की इनकम टैक्स अलाउ करता है, मर्केंटाइल एंड कैश। हाइब्रिड अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले 13th में ए पॉइंट है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड कौन सी है, मर्केंटाइल या कैश। बी है वेदर देयर हैज बीन एनी चेंज इन दी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड बाई दी मेथड एम्प्लॉयड इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर मेथड था वही कंटिन्यू किया है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर कुछ चेंज किया है, इस साल कैश बेसिस पे आ गए तो आपको यस करना पड़ेगा यहाँ पर। और जैसे ही यस होगा तो उसका जो चेंज है, जो इफेक्ट है, उसका भी आपको यहाँ पर डिटेल्स ऐड करके बताना पड़ेगा क्या क्या चेंजेस है। जैसे कोई मर्केंटाइल से कैश बेसिस पे जाता है तो जो अक्रूड इनकम है जो इस साल बुक हो सकती थी जो नहीं हुई है, तो इसके कारण आपका डिक्रीज इन प्रॉफिट होगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट कैसे होगा कि कैश मिल गया है
तो आपने इनकम बता दी है, तो इसके कारण इंक्रीज इन प्रॉफिट है। बट अगर आप अक्रूवल फॉलो करते तो वो नहीं बताते आप। तो ऐसे करके इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट आपको पूरा बताना है। अगर चेंज है तो, नहीं है चेंज तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सी को नहीं फिल करना पड़ेगा। डी है वेदर एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ इनकम computation and disclosure standard notified under section 145 subsection 2। आईसीडीएस जो हमारा इनकम टैक्स बोलता है, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, जो कि सेक्शन 145 में डिटेल में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको अगर कोई एडजस्टमेंट करने पड़े हो तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट की डिटेल ई में बतानी पड़ेगी। वैसे अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो मोटा मोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईसीडीएस बिल्कुल सेम बातें कहता है, तो आपको ज्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं आएगी। फिर लास्ट जो एफ है 13 का, उसमें आपको डिस्क्लोजर्स देना है कि आपने कौन कौन से आईसीडीएस को फॉलो किया है। तो जो जनरल है, अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग, यहाँ पर सारे अपने आईसीडीएस है, आपको जो भी एप्लीकेबल हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बोरोइंग कॉस्ट भी है, प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ग्रांट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इन सब से आपने आपके केस में अगर ये सब भी एप्लीकेबल है तो आपको सिलेक्ट करके डिस्क्लोजर डालना है कि आपने क्या फॉलो किया है। 14th क्लॉज की बात करें तो 14th क्लॉज हमारा क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है कि क्लोजिंग स्टॉक को आपने कैसे वैल्यू किया है, कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट रेट किया है, या एट मार्केट रेट किया है, या एट कॉस्ट किया है। तो अगर आपने कॉस्ट पे किया है, मतलब जितनी खरीदी है, तो आपको कॉस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर लोअर ऑन मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस करना पड़ेगा। बी में है अगर कोई डिविएशन है, प्रीवियसली आपने जो अब अडॉप्ट किया था, या जो सेक्शन 145 ए जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वाला आईसीडीएस 2 है, उससे अगर कोई वेरिएशन है तो आपको वेरिएशन को भी क्वांटिफाई करना पड़ेगा कि जो वेरिएशन है उससे इंक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है या डिक्रीज इन प्रॉफिट हुआ है। हर जगह जब भी हम वेरिएशन की बात करते हैं तो इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रॉफिट की ही बात करते हैं। तो ये 13th एंड 14th क्लॉज हो गए हैं। 15 क्लॉज हमारा ये कहता है कि अगर आपके कोई कैपिटल एसेट थे, उसको आपने ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो उनसे रिलेटेड आपको डिटेल्स देनी है कि कैपिटल एसेट कौन सा था, और आपने उसको कब खरीदा था, जब खरीदा था तब उसका एक्विजिशन कॉस्ट क्या था, और अमाउंट एट विच एसेट इज कन्वर्टेड। अमाउंट एट विच एसेट इज कन्वर्टेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है उस दिन की एफएमवी क्या थी, या आपने उसको किस अमाउंट में स्टॉक इन ट्रेड रिकॉर्ड करा है। तो ये डिटेल्स आपको देनी है अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में। 16th पॉइंट जो है वो हमारा कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसी कौन सी इनकम है जो कि आपने क्रेडिट नहीं की है। इनकम क्रेडिट होती है, बट अगर कोई इनकम आपने बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट से रूट करी है तो वो इनकम भी आनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट में बोला है कि जो भी स्कोप है सेक्शन 28 का, उस पर अगर फॉल करता है और आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बुक करा है तो आपको वो शो करना पड़ेगा। तो सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 इज द बेसिक सेक्शन विच इज अंडर पीजीबीपी। 28 हमें बताता है कि पीजीबीपी में कौन कौन सी इनकम है जो कि टैक्स लगती है। द फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में कवर्ड है ये बताता है। तो एक तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड कवर्ड है, कोई कंपनसेशन मिला है या अदर कोई पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाय, अगर ये सारी चीजें हैं तो ये सब अगर आपने ड्यू अपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं कवर किया बट इसको आपने कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट से रूट किया है तो ये भी टैक्सेबल होती है पीजीबीपी के तहत। तो आपको यही चीजें
क्लॉज 16 में बताना है, 16 के ए पार्ट में। वैसे ही पॉइंट बी जो है वो परफॉर्मर क्रेडिट या ड्यूटी ड्रॉबैक या रिफंड ऑफ ड्यूटी ऑफ कस्टम, इन सब से रिलेटेड है। आपने कोई रिफंड क्लेम किया है, जीएसटी, सेल्स टैक्स, इन सब से, तो आपको वो डिटेल्स बतानी है। एस्केलेशन क्लेम अगर आपको रिसीव हुआ है, आपने एक्सेप्ट किया है, तो आपको वो डिस्क्लोज करना है सी पॉइंट में। एनी अदर आइटम ऑफ इनकम है तो आपको डी पॉइंट में बताना है। कोई कैपिटल रिसीट हुई है, जैसे आपने कोई कार वगैरह सेल करी और प्रॉफिट हुआ है, तो आपको उसकी डिटेल भी शो करनी है। तो ये है हमारा 16th क्लॉज, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी इनकम क्रेडिट नहीं हुई है उससे रिलेटेड बात करता है। क्लॉज 17 की बात करें तो ये हमारे लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड है, कि अगर आपने कोई लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करी है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर कौन सा, फाइनेंशियल ईयर 20 to 23 में, और उसकी जो कंसिडरेशन है वो लेस है एज कंपेयर टू वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रेफर टू इन सेक्शन 43 CA और 50C। 43 सी एंड 50C हमारे एक स्टॉक इन ट्रेड से रिलेटेड है और एक है हमारा कैपिटल एसेट से रिलेटेड। अगर दोनों में आपका लैंड और बिल्डिंग आता है और लैंड और बिल्डिंग आपने बेचा है, और बेचने के टाइम पे जो कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है वो कम है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने वैल्यू अडॉप्ट की है, तो आपको उसकी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। डिटेल में डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, या कौन सी थी, लैंड है, बिल्डिंग है, या बोथ है। पूरा एड्रेस देना है आपको, कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ है, वैल्यू क्या अडॉप्ट की है, और क्या 43 CA का सबसेक्शन 1 या 56 सेक्शन का सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो इनकम माना जाएगा जिसने बेचा है, जिसे खरीदा है, सॉरी, उसकी अदर सोर्सेज में इनकम मानी जाएगी। तो ये हमारा 17 क्लॉज कहता है। तो मैं अभी इस वीडियो में 17 क्लॉज तक ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्लॉज समझाऊंगी, क्योंकि डिटेल में समझाना इम्पोर्टेंट है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।